मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक बेसिकली ये जो 5 एलिमेंट्स थे, इसमें हमने इंसिडेंट्स को समझा, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी अंडरस्टैंड करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ सेफ्टी मैनेजर या HSE सुपरवाइज़र, और एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल में। पहले 5 एलिमेंट्स बेस बनाने के लिए थे। अब जो है मॉड्यूल 6 और 7, ये सारे का सारा आप यूँ कहें ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग के हवाले से। जैसे कि मॉड्यूल 6 का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स, कि जितने भी वाक़यात होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश जो की जाती है, वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग होगी इसमें। इसके 3 लर्निंग पॉइंट्स हैं, की लर्निंग पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? वाई इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स, के वाक़यात की जांच पड़ताल क्यों की जाती है। हाउ डू इंसिडेंट्स हैपन, और ये वाक़यात, ठीक है, हादसात पेश कैसे आते हैं, ठीक हो गया। हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, अगर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि एज अ इन्वेस्टिगेशन टीम हमने उसकी जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो कैसे करें, क्या तरीकाकार है। ये 3 लर्निंग पॉइंट्स हैं मॉड्यूल 6 के, ठीक है। अच्छा, हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? चले, अब हमारा जो पहली जो स्लाइड आ रही है, वाई इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स, कि हमें इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी चाहिए। देखें, यहाँ पर स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, एक बंदा जो है ना एग्जिट या एंट्रेंस गेट के करीब सफाई कर रहा है। ऊपर लिखा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हैज़ रेज्ड योर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क बिफोर हार्म ऑकर्स। जिस तरह अभी मैंने पहले बात की कि जो हमारा पहला हिस्सा था इस कोर्स का, मतलब पहले 5 एलिमेंट्स, पहले 5 मॉड्यूल्स, उसका क्या मकसद था कि इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाइंग कराना, कंट्रोल करवाना रिस्क के हवाले से, ठीक है। बिफोर हार्म ऑकर, मतलब के नुकसान होने से पहले या हादसात या नुकसान होने से पहले आपको उसके बारे में आगाही देना, ठीक है। पहले 5 एलिमेंट्स का ये आपका एम था। इस एलिमेंट में हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि जब नुकसान हो जाता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। अब लिखो, हाउएवर sometimes things may go wrong, you need to know what to do on these occasions and how to learn from them। इसमें ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें गलत हो रही होती हैं। हमें कभी कभी हम क्या करते हैं, हम हमसे जो गलती होती है, हम सुस्ती या गफलत बरते हैं, ठीक, हम कहते हैं ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं होता, खैर है। मगर जब कोई नुकसान हो जाता है तो उससे फिर हम सीखते हैं, ओ ये तो हो गया। फिर उसके बाद हम जो है ना जो कुछ स्टेप्स एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद, नुकसान होने के बाद। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए मतलब कि गड़बड़ हो रही हैं, आपकी आपकी नज़र में है, तो उसको मज़ीद ख़राब होने से पहले आप उनसे सीखें और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया जा रहा है कि इंसिडेंट किसे कहते हैं। अब एन इंसिडेंट कुड बी डिस्क्राइब, अब यहाँ पर प्रॉपर इंसिडेंट को पहले डिस्क्राइब करा जाए, ठीक है। कहते हैं कि हम इंसिडेंट उसको कहते हैं एज एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट हैज़ कॉज्ड और कुड हैव कॉज्ड डैमेज, डेथ, इंजरी और इल हेल्थ। मतलब एक ऐसा वाकया रोनमा हो या ऐसा वाकया पेश आता है, ठीक है, इंडोर आउटडोर, जो कि अनडिजायर्ड इवेंट होता है। मतलब लोगों को, या हम नहीं चाहते कि ऐसा वाकया पेश हो, मतलब गलती से, अचानक से, हादसाती तौर पर कोई ना कोई वाकया पेश होता है, उसके नतीजे में क्या होता है, कोई फिजिकल लॉस होता है, कोई डैमेज जो है ना, फाइनेंशियल लॉस, या किसी की इंजरी हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है, ठीक है, या बेड रेस्ट पे जो है ना जिस तरह की बीमारियां उसको हो जाती हैं, तो इसको इंसिडेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन आएगी, नियर मिस। अब नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। मतलब एक इंसान चल रहा होता है नीचे रोड पे, एकदम से जो गाड़ी ना, 2 गाड़ियां टकराती हैं और वो, और दोनों गाड़ियों उसके पास से गुजर के जाती हैं तेज़ी से, तो वो बच जाता है, ठीक है, इस टक्कर से। तो हम कहते हैं यार ये एक नियर मिस इंसिडेंट था। तो जिसमें इंसान के करीब कोई हादसा पेश होता है और इंसान उसमें से जो है ना बाल बाल बच जाते हैं, उसको नियर मिस कहते हैं।
अब ये जैसे लिखा हुआ है कि एन इंसिडेंट दैट रिजल्ट इन इन नो इंजरी और डैमेज बट विच हैज़ द पोटेंशियल टू, कि एक वाक़ये की ये ताकत थी कि उसको नुकसान पहुंचा सके मगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते या नहीं पहुंचता उसको नुकसान और वो बाल बाल बच जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। फिर इंसिडेंट, नियर मिस, और अभी उसके बाद हम समझते हैं कि एक्सीडेंट किसे कहते हैं। अब लिखा है एक्सीडेंट इज एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट हादसा खुद एक वाक़या होता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि इन इंजरी टू डू और डैमेज टू प्रॉपर्टी, जिसमें एक्चुअली जो है ना हम कहते हैं ना इंसिडेंट वो होता है जिसमें आपको पता नहीं होता कि यार ये नुकसान उसको कम होता है, ज़्यादा होता है, या कभी वाक़या रोनमा हो भी जाता है मगर वो बच जाता है, या वाक़या रोनमा हो जाता है मगर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो तो इंसिडेंट के ज़ुमरे में आता है। मगर जब एक एक्सीडेंट होता है तो उसका ये मतलब है कि उसको 100% श्योरिटी होगी कि उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा होगा। ठीक है जी, इसकी बात समझ में आ गई। अब जब ये चीज़ समझ में आ गई तो नियर मिस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट को समझने के बाद हम आगे जाते हैं, समझते हैं कि सिनेरियो बेस्ड, अब यहाँ पर आगे लर्निंग होगी हमारी। कहते हैं कि इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। कहते हैं कि जितने भी वाकयात और एक्सीडेंट नियर मिसेज होती हैं उसकी उसी वक्त, उसके बाद या उससे पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए, प्रोएक्टिव या प्री एक्टिव, ठीक है, या रिएक्टिव। वो इसलिए ताकि वो दोबारा पेश ना आए किसी और को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के रीजंस क्या हैं। एक तो लिखा हुआ है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू पास टू द ऑन टू द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। आपसे जो ऊपर एक जो लीगल अथॉरिटी है उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन कौन उसके अंदर मौजूद था, किस वजह से हुआ, क्या गलतियाँ थी, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना लीगल अथॉरिटी को। फिर दूसरी चीज़ के आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द इंसिडेंट, इन्वेस्टिगेशन का ये मकसद भी होता है कि उसकी वजूहत तक पहुंचना। फिर गेटिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंश्योरेंस क्लेम, या अगर कोई नुकसान पहुंचता है जानी माली तो इंश्योरेंस क्लेम करवाना उस डिजायर्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फिर एक और रीज़न भी है कि फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, कितना खर्चा आया या नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल कॉस्ट मालूम करने के लिए। फिर एक और रीज़न ये है कि आइडेंटिफाइंग अदर हैजर्ड्स, रिस्क और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके बदले ये भी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के तनाज़ुर में ये भी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि और क्या ख़तरात है, रिस्क हैं, और क्या हमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है या ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है कि हम दें वर्कर्स को। और इन्वेस्टिगेशन का एक ये मकसद, आखिरी मकसद होता है इंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस। लीगल कंप्लाइंस का मतलब होता है कि जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ठीक है, ये इंसिडेंट्स के सारे जो हैं रीजंस हैं। ठीक है जी, फिर आगे जाएं तो हमारे पास आते हैं की बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के क्या फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये है इन्वेस्टिगेशन करने का कि मेकिंग अ सेफर वर्क इन्वायरमेंट, अपने वर्क और प्लेस या वर्क इन्वायरमेंट को सेफ बनाना। दूसरा, इम्प्रूविंग वर्कर मोरल, जितने भी वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनका मोरल बुलंद करना, काम करने की एबिलिटी उनमें बढ़ाना। तीसरी, प्रिवेंटिंग फर्दर बिजनेस लॉसेस, कि मुस्तकबिल में और भी इस तरह के हादसा पेश आ सकते थे मगर आपने इन्वेस्टिगेशन करके हादसे से पहले या बाद में इन्वेस्टिगेशन करके उन हादसात को आपने रोक दिया, लॉस होने से बचाया। और डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज डैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़ है कि आपने वर्कर्स के अंदर स्किल्स और एबिलिटी बनानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अमले के अंदर, के हर बंदा अपने उन स्किल्स के ऊपर पूरा होता है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों की श्योरिटी कराने के लिए हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशंस सारी की सारी कराई जाती हैं। आगे लिखा हुआ है रिमेंबर इंसिडेंट दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जो कि जिसका नतीजा ये नहीं निकलता कि किसी को नुकसान पहुंचे या कोई जानी माली ना, या कोई खतरा उसको हो या कोई फिजिकल हार्म हो, मगर ऐसे इंसिडेंट्स को भी हमने लाजमन लाजमन उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अब जैसे कि यार ये एक बंदा था, इससे पहले हथौड़ी गिरी, ठीक है, कहते हैं इस तरह की चीज़ों को भी जो है ना आपने फुल्ली इन्वेस्टिगेट करने की, हथौड़ी इसके हाथ से गिरी कैसे, क्या वजह थी, स्कैफोल्ड में मसला था, इसने गफलत बरती, क्या वजह थी।
अब जैसे देखें यहाँ पर तो कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर दूसरे लम्हे अगर वो हथौड़ी गिर जाती है और कोई नीचे से कोई ड्रिल कर रहा है एक बंदा, उसके सर पर जाकर लगती है, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में आएंगे। अब यहाँ पर पहले तो ये लिखा है ना कि वाई इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पर बात ये की जाएगी आखिर के हाउ डू इंसिडेंट्स हैपन। कहते हैं यार इन्वेस्टिगेशन कब होती है, जब कोई इंसिडेंट पेश हो आता है, ठीक है, वाकया रोनमा होता है। अब वही चीज़ है कि वाकया कोई हादसा पेश कैसे आता है, तो उसमें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं हाउ डू इंसिडेंट हैपन्स। अब देखो ये एक एनिमेटेड बेस्ड एनिमेशन बेस्ड एक वर्क इन्वायरमेंट है, एक सिनेरियो है। अब इसमें ना ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बंदा बंदा है 9 to 5 वैसी जॉब की आवर्स होती हैं, ऑफिस आवर्स 9 to 5 होती है, ठीक है। तो ये बंदा एक काम कर रहा है और साथ में घड़ी पे देखता है तो 5 या 4 बजने में 9 to 4 कहते हैं 10 to 4 जो भी, तो 4 बजने में अभी भी 35 मिनट बाकी हैं। मगर ये बंदा जो कि काम कर रहा है ये घड़ी की तरफ देखता है तो 35 मिनट बाकी है, मगर ये 35 मिनट पहले मतलब जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, छुट्टी करने की कोशिश कर रहा होता है छुपके से, तो ये अपनी जगह छोड़कर अपना वर्क प्लेस छोड़कर उस गेट से 35 मिनट अपनी छुट्टी से पहले एक खुफिया तरीके से चोर रास्ते से निकलेगा कंपनी से, ठीक है। अब ये जब बाहर आएगा तो वैसे पैसेंजर का देखें यहाँ पर जो रास्ता आपको नजर आ रहा है वो ये रास्ता है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, मगर ये 35 मिनट पहले निकल रहा है, क्योंकि अगर ये 35 मिनट पहले निकलेगा तो इसको जहरी बात है पकड़ लिया जाएगा गेट पास पे। तो ये क्या करते हैं सामने, ये बिल्कुल अपने जो ऑफिस के बिल्कुल सामने जो एक फायर एग्जिट गेट है, ठीक है, वहां से ये निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत इसने ये डिसीजन लिया, ठीक है। जब इसने ये यहाँ से निकलेगा और सामने फायर एग्जिट गेट में जो है ना ये इंटर हो जाएगा। इसी दौरान एक और वर्कर को बताया गया जो कि फोर्क लिफ्ट, इसको फोर्क लिफ्ट कहते हैं, उसके ऊपर लोड को रखे हुए बड़ी तेजी से जो है ना ये जा रहा है, ठीक हो गया फोर्क लिफ्ट। अब इसको भी जल्दी है, इसको भी अपने टाइम की जल्दी, इसने भी देखा कि 20 मिनट रहते हैं, तो इसने भी फोर्क लिफ्ट को जो है ना इतनी स्पीड लगाई जो कि नहीं लगानी चाहिए थी इस तरह के एरिया में, ठीक है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये जब स्पीड देता है तो अचानक सामने से ये आ जाता है जो पहले वाला वर्कर था, क्योंकि इसको तो इस बारे में खबर नहीं थी कि ये सामने ये आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका पार्सल्स को लोड अनलोड करने वाला है, ठीक है जी। तो ये फिट इन फिट आउट वाला एरिया सारे का सारा, और यहाँ पर इस तरह के इन अशास का तो दाखिला मुमकिन ही नहीं होता कि लोग आएंगे, तो ये अचानक सामने आ जाता है। गलती उसकी भी थी कि वो उसने गलत रास्ता चूज़ किया, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए था, और गलती इसकी भी थी कि ये बड़ी स्पीड में था, ठीक है, इसको खबर नहीं थी कि ये यहाँ से निकलेगा। तो अचानक इनकी आपस में क्या हो जाती है, टक्कर होती है, तो ये ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, मगर नीचे देखें तो एक ऑयल आप इसको कहें कि किसी न किसी फोर्क लिफ्ट से कोई ना कोई ऑयल बह गया होगा, कोई लीक होगा, किसी किसी कोई फोर्क लिफ्ट कार कोई ना कोई लीक होगी तो उससे यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है। अब ऑयल गिरने की वजह से और उसने तेजी से ब्रेक लगाई तो ये स्किड हुई गाड़ी, स्किड होने से वो जितना भी लोड मलबा पड़ा हुआ था वो उसके ऊपर क्या हुआ, जाके उसके ऊपर मलबा सारे का सारा गिर गया, ठीक है। अब इसका ये सामने से आ रहा था और ये ऑन स्पीड से दोनों के आपस में टक्कर हो, टक्कर होने की जो मेन देखें, जब दोनों के आपस में टक्कर हुई तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हाट वाज द कॉज, वजूहात क्या है, क्या वजह रही इस टक्कर की, इस इंसिडेंट एक्सीडेंट के वजूहात क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। अब हमने अगर कॉजेज की तरफ गए, मिसाल के तौर पर इस पर ये जितना भी मलबा है इसके ऊपर गिरेगा, इसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी सूरत में ये इसको लग जाती है, ठीक है, सपोर्टिव आर्म्स लग जाती है, इसको इंजरी हो गई। अब इंजरी के पीछे देखें तो क्या वजह थी, व्हाट वाज द कॉज, स्ट्रक बाय द लोड, लोड उसके ऊपर क्या कहते हैं स्ट्रक हुई, गिरी। अब लोड गिरी क्यों, क्योंकि वो ट्रिप्ड हुई, ट्रिप्ड क्यों हुई, क्योंकि फोर्कलिफ्ट स्किड हुई, ठीक है, स्किड क्यों हुई, क्योंकि तेल पड़ा हुआ था, ब्रेक लगने की वजह से। तो ये पीछे 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 हम जा रहे हैं वजूहात की तह तक पहुंच रहे हैं। अब ये चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में करेंगे। देखें अब फोर्कलिफ्ट स्किड कैसे हुई, क्योंकि ऑयल पैच था, ऑयल पैच भी था और साथ में उसने ब्रेक भी बहुत ज़ोर से दबाया, ठीक है। अब आगे जाएं, पीछे मजीद जाएं, ऑयल पैच क्यों था, क्योंकि लीकिंग फोर्कलिफ्ट
कोई गुजरी होगी तो उससे वो तेल गिरा होगा नीचे। और साथ ही साथ नो इंस्पेक्शन, नो मेंटेनेंस कैरीड आउट, मतलब इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं रखी गई क्योंकि लीक कर रहा था ये फोर्कलिफ्ट, और उससे जो है ना वो तेल गिर गया। अब तेल बिल्कुल बीच रास्ते में गिरा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर और ये तेल गिरने की वजह क्या थी कि नो इंस्पेक्शन थी, मेंटेनेंस नॉट कैरीड आउट, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया, लैक ऑफ सुपरविजन, मतलब उसके ऊपर जो एक सुपरविजन टीम है उसका जो लीडर है उसकी कोई सुपरविजन नहीं की। मजीद पीछे जाएंगे, दूसरी तरफ उसका जो ब्रेक बड़ा उसने जोरों से दबाया क्योंकि उसकी स्पीड, वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और उसने ब्रेक इसलिए प्रेस किया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अपेयरेंस, वहां पर वो एकदम से वो बंदा नाजिल हो गया। तो ये वजह रही। अब ये सारी वजूहत के पीछे जा रहे हैं। अब स्पीड तेज करने की क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि रशिंग टू गेट जॉब डन, कि इसको अपने काम मुकम्मल करने की जल्दी थी। काम मुकम्मल करने की जल्दी क्यों थी? क्योंकि वर्क प्रेशर था, वर्क लोड था। साथ साथ स्पीड तेजी की और क्या क्या वजूहत है? स्पीड लिमिटर रिमूव, कि कोई स्पीड लिमिटर नहीं लगाया, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, लैक ऑफ सुपरविजन है। अब पीछे पीछे जाते जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड अपेयरेंस की क्या वजह थी कि ये क्यों यहाँ से निकला? क्योंकि टुक शॉर्टकट, क्योंकि इसने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। शॉर्टकट रास्ता क्यों इख्तियार किया? क्योंकि उसने अपना वर्क, अपना काम 35 मिनट पहले छोड़ दिया था। 35 मिनट पहले छोड़ने की वजह से उसने शॉर्टकट रास्ते से फुटने का खतरा वो कोशिश कर रहा था। और पुअर कस्टम एंड प्रैक्टिस, जो कि वो पॉलिसी को उसने जो है ना आप यूँ कहें कचरे के ड्रम में फेंक दिया। अब इन तमाम जितनी भी ये वजूहत हमने यहाँ पर देखी, इन तमाम वजूहत को अगर हम एक ट्री के अंदर रखें तो उस ट्री को हम कहते हैं कैजुअल ट्री। ठीक है, अब एक बंदा जो यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, तो उसके पीछे सारी ये वजूहत है। अब उसमें एक पीली है, एक मल्टाई रंग की वजूहत और कुछ सुर्ख कलर की है। अब जो पीले रंग की वजूहत है जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, इमीडिएट कॉज। क्या कहते हैं उसको हम? इमीडिएट कॉज। जो ऑरेंज कलर की है उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग कॉज, और जो सुर्ख कलर की है उसको हम कहते हैं रूट कॉज। अब इमीडिएट कॉज किसे कहते हैं? इमीडिएट कॉजेज वो कॉजेज होती हैं जो कि हर शख्स को नजर आ रहा होता है कि यार एक दरख्त गिरा तो ये नीचे आ गया, गाड़ी टक्कर लगी तो ये, जो सामने सामने हर एक बंदा उसके बारे में बात कर रहा होता है, इसकी टक्कर लगी, इसको इस तरह की कॉजेज को इमीडिएट कॉज कहते हैं। रू अंडरलाइंग कॉजेज वो कॉजेज होती हैं, वो वजूहत होती हैं जो कि मख्फी होती हैं, जो कि नज़र सामने नहीं आती और ना कोई उसके बारे में बात करना चाहता है, मगर मेन वजह वही होती है अंडरलाइंग कॉजेज। अगर अगर हम मजीद उसको परखें ना तो हम अंडरलाइंग कॉजेज तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसी कॉजेज हैं जो कि सामने सामने नज़र नहीं आ रही होती और ना कोई इसके बारे में कोशिश करता है जानने की। ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, तो दो हाथों से बजती है। तो ये सारी कहानी है। और रूट कॉज वो होती है जो कि मेन कॉज होती है, जिसमें आप यूँ कहें पॉलिसी पॉलिसी आती है, क्योंकि उसने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, तो ये एक रूट कॉज थी। ठीक है जी। अब कैजुअल ट्री के आगे आगे जाएंगे तो मजीद ये आएगी कि रिमेंबर, याद रखें, इफ यू ओनली इन्वेस्टिगेट एज फार एज द इमीडिएट कॉजेज देयर इज मच हायर लाइवलीहुड दैट इट विल हैपन अगेन। ये बात की जा रही है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट कॉजेज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और अंडरलाइंग और रूट कॉजेज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि 100% मुमकिनात में से है, लाइवलीहुड है ज़्यादा मुमकिनात में से कि ये वाक़या दोबारा भी पेश आ सकता है। ठीक है, अब ये सारा हम कॉज तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम ना ये सीखेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स के अंदर कि हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? आप देखें, यहाँ पर वो ये कहते हैं जाए वकुआ, ये वो इंसिडेंट प्लेस है जहाँ पर वो वाकया पेश आया। ये ड्राइवर है फोर्कलिफ्ट का और ये वो जो है ना विक्टिम है जिसके ऊपर वो सारे लोड शोड गिरे और वो उसकी टांगे नीचे आ गए, दब गए नीचे। ये इनकी सुपरवाइजर पहुंच जाए इस एरिया पे। अब ये सुपरवाइजर क्या करेगी? पहला मतलब इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स का अगर हम कहना कैरीड आउट इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो पहला तरीका ये है इन्वेस्टिगेशन करने का कि मेक श्योर द इंजर्ड पर्सन इज लुक्ड आफ्टर। कि सबसे पहले जो इंजर्ड विक्टिम है, शिकारी है, वो सबसे पहले उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। अगर उसको पीपी की ज़रूरत है, अगर उसको सीपीआर की ज़रूरत है, अगर उसको कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो या उसको एम्बुलेंस में डालकर इमरजेंसी आईसीयू में या कहीं इस इमरजेंसी ओपीडी में लेकर जाने की ज़रूरत है तो उसको वो किया जाएगा। ठीक है,
फर्स्टली उसको प्रोवाइड की जाएगी सारी की सारी, ठीक है, मेडिटेशंस। उसके बाद प्रिजर्व द सीन, ठीक है, उसको तो हम इसको अलग से जो है ना महफूज मुकाम पे ले जाएंगे, इसको भी। फिर वो जो जहाँ पर वो वाक़या पेश आया वहाँ पर हमने वो सेफ्टी कॉन्स और बाकी वो हमने जो है ना रोप्स वगैरह लगा ली, ठीक है जी। ये इसको हमने, ये सुर्ख कलर की पट्टियाँ होती हैं या पीले कलर की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो वो एरिया हमने सारे का सारा क्या कर दिया, ब्लीड कर दिया, ऐसे प्रिजर्व कर दिया। अब उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि रिपोर्ट द इंसिडेंट। तीसरे काम में हमने इंसिडेंट के हवाले से लोगों को बाखबर करना है। किन किन को बाखबर करना है? अपने सीनियर मैनेजमेंट को कॉल करनी है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ को, लीगल अथॉरिटीज़ है उनको, और सीनियर इंजर्ड फैमिली पर्सन को उनको कॉल करनी है। ऑनर ऑफ द एसेट, जो इस जगह का ऑनर है उसको कॉल हम करेंगे कि आपके यहाँ पर एसेट के ऊपर ये वाक़या पेश है। इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो उनको हम कॉल कर देंगे किस तरह से ये इंश्योरेंस अगर उसने कराई हो। हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर को, हेल्थ एंड सेफ्टी एचएससी डिपार्टमेंट को कॉल किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर टाइप का, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, जो कि सेफ्टी स्टाफ के एम्प्लॉय स्टाफ के ऊपर होते हैं, उसको हम कॉल करेंगे। अब जब सब के सब आएंगे तो फिर साथ साथ रिपोर्ट द इंसिडेंट में एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। हर वर्क प्लेस का अपने हिसाब से वो बनाते हैं, इसको कोई एज कोई जनरल कोई इस तरह का परफॉर्मर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद फोर्थ स्टेप पे उन तमाम को हमने असेंबल करना है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर लोग होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की टीम के अंदर कौन कौन होंगे? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। एक पहला बंदा जो कि समवन फैमिलियर विद द वर्क लोकेशन, उस बंदे को जो कि उस आप यूँ कह दो सुपरवाइजर होगा, ठीक है, फ्लोर हेड होगा, ठीक है, या इंचार्ज होगा उस एरिया का, जिसको उस वर्क लोकेशन की सारी सारी चीज़ों को पता होगा, उसको हम उसमें शामिल करेंगे दूसरे नंबर पे। सुपरवाइजर को या मैनेजर को उस वर्क लोकेशन के। तीसरे पे सीनियर मैनेजर को, जो कि अथॉरिटी या इन्फ्लुएंसर होंगी उनको। और चौथे नंबर पे हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट को। पांचवें नंबर पे वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि हमारी स्टाफ के ऊपर होगी। और लास्ट पर्सन इन्वॉल्व इन इवेंट, जो कि उस इवेंट के अंदर हादसे में जो बंदे ठीक इन्वॉल्व हैं, एक तो शिकारी होगा, दूसरा शिकार हुआ होगा, तो वो सारे दोनों के दोनों, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल में हो सकता है तो उसको हॉस्पिटल जाकर जो है उसका रिकॉर्ड बयान किया जाएगा, ठीक है, बयान जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर लास्ट में टेक्निकल एक्सपर्ट को, अगर कोई टेक्निकल मशीनरी वर्क है, ठीक है, या मेडिकल इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो वो टेक्निकली चीज़ों को जांचने के लिए हम टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम में। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लास्ट में हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ एक टेक्निकल एक्सपर्ट क्या करेगा, वो चीज़ों को इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। वो कैसे? फिजिकल गैद इंफॉर्मेशन, ह्यूमन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब फिजिकल इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी, मतलब कि वो इंसान खुद ठीक था, आंखें ठीक थी उसकी, उसको नज़र आ रहा था, ठीक है, उसको सुनाई दे रहा था, या ये सारी चीज़ें उसकी। ह्यूमन भी ये सारी चीज़ें हैं कि वो मतलब ज़िंदा है, वो क्या कहते हैं, वो होश में है, होश में था या नहीं था, या ह्यूमन वाइज जितने भी हमारे पास होती हैं। या फिजिकल में हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो गाड़ी कौन सी चला रहा था, ठीक है, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री में उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके पास आईडी थी, लाइसेंस था, ठीक है, तो ये अप्रूवल था उसका जो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अब आगे इन्वेस्टिगेशन यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में और क्या करना है, रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फिर क्या करना है, रिव्यू करना है उस एरिया का कि आया कहाँ पर इश्यूज थे। ये बंदा ये आया, ये जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर था, ये अपने सही रूट पे चल रहा था या नहीं चल रहा था, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, कहाँ गलती थी उसको रिव्यू करना। फिर उसके बाद पूरा एक्शन प्लान बनाना इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ के अब क्या करना है, हो तो गया, अब करना क्या है। करने के बाद फिर उसको क्या करना है, शेयर एंड कम्युनिकेट विद सजेस्टेड इंप्रूवमेंट, अपनी बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर उसके ऊपर मजीद बात करना, मजीद लोगों की आरा और तजावीज़ लेना। उसके बाद साथ साथ छठे नंबर पे हमने इन्वेस्टिगेशन को कैसे कैरी आउट करना है, हैंडल एक्सटर्नल रिलेशंस। आपको पता है कि जब इस तरह के बड़े वाक़यात, ये तो चलो छोटा वाक़या था, बड़े वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें फिर आपको पता है कौन कौन आते हैं, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ वाले आते हैं। तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से जो लोग आएंगे, लीगल अथॉरिटी से जो लोग आएंगे, वो सवालात करेंगे क्यों हुआ। तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी वालों को हैंडल करना, उनको तसल्ली देना, उनके जवाब देना, सवालात को टैकल करना। फिर मीडिया वाले
भी सवाल करते हैं उनको जवाब देना, उनको हैंडल करना। और लोकल रेजिडेंट या कोई बिजनेस जो है ना वहाँ पर बिजनेसेस होंगे या लोकल रेजिडेंट्स होंगे, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी वालों को, मीडिया वालों को और लोकल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस जितनी भी होंगी उनको भी आपसे मसाइल होंगे। वो कहेंगे कि यार आप लोगों की वजह से हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ये जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनके जवाबात देना, उनके सवालों के जवाबात देना या उनको मुतमईन करना, ये आपने करना है। तो बेसिकली ये सारा था इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट के हवाले से। तो गेटिंग इट राइट मतलब हमने क्या सीखा इसमें, हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में चीज़ें सीखी कि उस वो आगे ना हो, ठीक है, या किसी एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग ना करें, तो उसकी हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। फिर हैविंग प्लान्स इन प्लेस बिफोर इंसिडेंट, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये हमने सीखा। शेयरिंग द फाइंडिंग इज एन इम्पोर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो एक रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे जिसमें हमने पूरी चीज़, सारी की सारी चीज़ों को हमने क्या करना है उसमें वाइंड अप करना है। तो ये हमारा मॉड्यूल 6 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मॉड्यूल 7 पढ़ेंगे। इस तमाम पीपीटी को ज़रा देख लीजिएगा और इसकी ज़रा बुक से भी इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा ताकि आसानी रहे।